आज हम अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप कमीशन के द्वारा दिए गए सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे, उसको एक बार आप लोग उसकी थॉरो रीडिंग करना, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया है, जो 2-4 शुरुआत के शब्द लिखे हैं। उसके बाद वो यूटिलिटी की बात कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। देन वो सीधा डिमांड पर जंप अप कर गया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आगे जाके फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करता है। तो ये सेक्शन इस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, डिमांड बीच में नहीं आता है। पहले आपको यूटिलिटी पढ़नी होगी, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, देन आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा, आईसी कर्व पढ़ना होगा। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, सेवरल कमोडिटी, देन आईसी कर्व, बजट लाइन, देन आईसी और बजट लाइन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बाद डिमांड का सेक्शन आना चाहिए। तो आज जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मैं ये जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये किसी भी यूनिट में मैं आपको लास्ट में ही पढ़ाता हुआ दिखूंगा। थ्योरी वाली किसी भी यूनिट में मैं लास्ट में ही इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चा अंदर के चैप्टर्स पढ़ के आ गया है तो इंट्रोडक्शन में तो यही बताया जाता है ना कि अंदर क्या क्या है, तो वो चीज़ उसके लिए पढ़ना आसान हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हमारा लास्ट में रहेगा, बाकी मैं सीक्वेंस वाइज यहाँ से चलूँगा। यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, आईसी क्या है, आईसी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़, बजट बंडल, बजट सेट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी एंड बजट लाइन। इस तरीके से मैं सीधे सीधे इस कहानी को लेकर चलने वाला हूँ। आगे पढ़ने से पहले पीडीएफ्स पे कुछ बात कर लूँगा। देखिए, जो मैं पीडीएफ्स आपको वीडियोस में लगाता हुआ दिख रहा हूँ वही पीडीएफ्स हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कल हालांकि मैंने एक लेक्चर के नीचे ही पीडीएफ डलवा दिया है, ये पीडीएफ स्क्रीन पे लगे हैं। मैं पहले चाहता हूँ कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं उन पीडीएफ से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करेंगे उसको अपने हैंड रिटन नोट्स में ज़रूर लिखें। जैसे ही 2-3 लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ठीक ठाक पोर्शन लगभग कर चुका है, तो मैं उन 2-3 पोर्शन की पीडीएफ आपको एक साथ लास्ट में थोड़ा सा और एडिट करा के इम्पॉर्टेंट पोर्शन को हाईलाइट करा के वो मैं उसके नीचे पिन करा दूंगा। आप चाहते हैं तो मैं हर एक लेक्चर के नीचे भी करा दूंगा, लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा ना। जैसे ही एक ठीक ठाक सा पोर्शन हो जाता है, 2 लेक्चर्स मान लो, ठीक ठाक सा पोर्शन हो जाएगा, उसके नीचे मैं फुली एडिटेड पीडीएफ लास्ट में एक बार चेक करके आपके लिए अपलोड करा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। तो आज की क्लास यूटिलिटी पर रहेगी। आज की क्लास के बारे में मैं शुरुआत से ही बता दूं, आज मैं सब कुछ बिना किसी किताब के, बिना किसी पीडीएफ के पढ़ाने वाला हूं। ये जो चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, कल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इन चीज़ों को पीडीएफ से मैं एक बार आपको थोरो रीड करके बता दूंगा कि कहाँ पे क्या कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो बातें मैंने बताई है उससे ज़्यादा कुछ कह रहा है, या पीडीएफ में लिखा हुआ कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी बात कल करते हैं। आज बेसिक क्लास है, शुरुआती क्लास है। एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, वो बात ये है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये सेक्शन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है जो पहले एडीओ का एग्ज़ाम दे चुके हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पिछला एग्ज़ाम जो सितंबर में हुआ उसे दे चुके हैं। सर, हमारा थोड़ी सी दिक्कत है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बाकी पोर्शन तो बेहतर है। यहाँ बहुत सारे कर्व्स होते हैं, रिलेशनशिप्स पूछे जाते हैं, कौन सा कर्व कहाँ पर कैसा उसका शेप होगा, क्या उसके रिलेशनशिप्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और ये तमाम चीज़ों को आपने टैकल भी करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ अब हम आगे को बढ़ेंगे। सारे कर्व्स जितने भी होते हैं, सारे रिलेशनशिप्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने वाले हैं, ये जिम्मेदारी मेरी है। शुरुआत करते हैं यूटिलिटी वाला पोर्शन स्टार्ट करने से पहले, ताकि बीच में मेरे को आपको चीज़ें ना बतानी पड़े, इसके लिए मैं पहले से एक बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ।
तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए कुछ कर्व्स ना, कर्व्स के लिए है, कुछ कर्व इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होंगे, और कुछ कर्व्स डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होंगे। बीच में जब मैं कर्व बनाऊंगा तो तब आप फिर मेरे से नहीं पूछना कि क्या हो रहा है, उस समय मैं डायरेक्ट फिर करना स्टार्ट करूंगा। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ पहले 10 है, फिर 14 हो गई, फिर 20 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 50 आ गया। ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। पहले 10 से 14 कितना बढ़ा 4, 14 से 20 फिर कितना बढ़ा 6, 20 से 32 फिर कितना बढ़ गया 12, 32 से 50 फिर कितना बढ़ गया 18। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये बढ़ तो रहा है ना, ये चीज़ लगातार बढ़ते रह रही है, लेकिन इसके बढ़ने का जो रेट है ये रहा। देखो पहले सिर्फ 4 बढ़ा, फिर 4 से ज़्यादा बढ़ गया 6, फिर 6 से भी और ज़्यादा बढ़ गया 12, फिर 12 से भी और ज़्यादा रेट से बढ़ा 18। इसे कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये बढ़ तो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसके जो बढ़ने का रेट है, जो बढ़ने की दर है, वो भी बढ़ते जा रही है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये चीज़ इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट मान लेते हैं ऐसा हुआ, पहले 10, 18, 24, 26 और 27। बढ़ तो ये भी रहा है, देखिए 10 से बढ़ता हुआ 27 तक आ गया है, लेकिन अगर मैं चेक करूं तो पहली बार ये 10 से कितना बढ़ा 18 हो गया तो 8 बढ़ा, 18 से 24 हो गया तो 6 बढ़ा, 24 से 26 हो गया तो मात्र 2 बढ़ा, अब की बार 26 से 27 हो गया तो इस बार आपको सिर्फ एक ही देखने को ही मिला। ये चीज बढ़ रही, ये भी बढ़ी 10 से 50 तक, ये भी 10 से बढ़ता हुआ 27 तक पहुंच गया, लेकिन इसका जो बढ़ने का रेट है ये है रेट, ये दर है बढ़ने की। किस रेट से बढ़ा, यहां रेट ये था, पहले 8 बढ़ा, फिर कम बढ़ा 6, फिर और कम हो गया 2 ही बढ़ा, अब की बार तो फिर 1 ही बढ़ा। तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है, ये 10 से बढ़ता हुआ 27 तक पहुंच गया, लेकिन जो इसके बढ़ने का रेट है वो हमेशा कम 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 होते जा रहा है। तो इसे मैं कहूंगा कि ये चीज डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी है। बाद में आप लोग मेरे से बीच में ना पूछो, इसलिए मैंने ये चीजें पहले ही क्लियर कर दी। अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोई कर्व इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है या फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अच्छा, इंक्रीजिंग रेट से जो कर्व बढ़ते हैं ना, उसको डायग्रामेटिकली हम कैसे बनाते हैं उस पर एक बार मैं बात कर लेता हूं। अगर कोई कर्व इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा, एक मिनट, हाँ लाइन सीधी क्यों नहीं हो रही। अगर कोई कर्व इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो इस तरीके से बढ़ेगा। देखिए कर्व देखिए ऐसा वाला है, इस तरीके से बढ़ा है। और अगर कोई कर्व डिक्रीजिंग रेट से आपको देखने को मिलता है बढ़ता हुआ, तो इस तरीके से बढ़ेगा। बढ़ दोनों रहे हैं, ऊपर को जाना मतलब बढ़ना ही है। ये कर्व भी तो ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर को जाने का मतलब बढ़ना ही है, लेकिन अंतर है। देखो बचपन में हम जब, आपने देखा होगा कि भारत के हर इंसान को बचपन में जब भी कहते थे कि एक डायग्राम बनाओ, तो वो एक ही डायग्राम बनाता था। 4 पहाड़ ऊपर से लगा देगा, एक सूर्य वहां से उगा देगा, साथ में एक नदी बना देगा, एक पेड़ बनाएगा, उस पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाएगा। पूरे भारत ने 90% भारत ने यही चित्र बचपन में बनाया है। तो उस समय जब हम पहाड़ बनाते थे ना, 2 तरीके के पहाड़ बनते थे। कुछ बच्चे तो ऐसे वाले पहाड़ बनाते थे, देख रहा है, ये ऐसे वाले, ये ऐसे वाले नुकीले वाले, और कुछ बच्चे ऐसे पहाड़ बनाया करते थे। ये भी तो पहाड़ थे। अलग अलग क्लास में हमारे बच्चे हुआ करते थे। ये जो इस तरीके से पहाड़ बन रहा है, ये है डिक्रीजिंग रेट। कौन सा रेट? और जो इस तरीके से पहाड़ बनता है, इसे कहते हैं, अब आपको टेबल में देखकर भी समझ में आ जाना चाहिए और आपको डायग्रामेटिकली भी समझ में आ जाना चाहिए। ये कौन सा रेट है, ये वाला पहाड़ है, ये कौन से रेट से बढ़ रहा है, कब?
इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये कौन से रेट से बढ़ रहा है? कुछ भी उल्टा सुल्टा कर्व नहीं बनाना, चीजों को समझना है और आनंद लेते हुए पढ़ो। आगे जब जब कहानी बढ़ेगी तो मजा आएगा। देखना कितने बेहतरीन तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा सब कुछ। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतना उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे और अब मेरे से चीज़ें बीच में आप लोग नहीं पूछेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा डायग्राम लेक्चर के बीच में। क्या देखना आकाश भाई, जरा बताओ मुझे। मान लेते हैं एक कर्व ऐसा है, अभी आएगा थोड़ी देर में ऐसा कर्व। ये कर्व यहां से यहां तक पता है आपको कौन से रेट से? ऊपर को तो जा ही रहा है, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, और कहां तक बढ़ा? यहां तक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये टीपी का डायग्राम है, टीपी टोटल प्रोडक्ट। तब मैं आपको बताऊंगा टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन एट ए डिक्रीजिंग रेट, फिर एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर नहीं बढ़ रहा है, ऊपर को चढ़ा, यहीं तक तो चढ़ा है कब, देन रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये कर्व कांस्टेंट हो जाया करता है, देन टीपी फॉल्स, लास्ट में टीपी क्या होने लग जाता है? इनिशियली टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, देन फॉर अ वाइल बिकम्स कांस्टेंट एंड देन फॉल्स। समझ में आया? ये मैं कहानी बता रहा हूं कि आगे किस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से चीजें पढ़ाई जाएंगी। टीपी मत समझ जाना कहीं, अपने लिए एग्जाम्पल रखना कि हाँ डायग्राम को ऐसे समझते हैं। तो प्लीज अब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे से ना पूछा जाए कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। मैंने आपको शेड्यूल से, अच्छा कहीं साइड में लिखना है तो लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स में टेबल को शेड्यूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और मजा आ जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने में आपका दिल खुश होगा। ये लॉ जो होते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, इन पे उन पे जब बात करेंगे तो आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। आप बोलोगे कि जबरदस्त चीजें हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है वो थोड़ा सा जजमेंटल होके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको वाकई में मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो स्टार्ट होने वाला है यूटिलिटी से। पीडीएफ में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन बेसिक यहीं से निकलेगा। कल शुरुआत पीडीएफ से, एक बार पढ़ाऊंगा पीडीएफ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आज कितना हो पाता है। यूटिलिटी मीन्स, ये सभी चीजें अपने नोट्स में लिखें, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाई करने की पावर को यूटिलिटी कहते हैं। कोई भी कमोडिटी इंसान की नीड्स को फुलफिल करके उसको सेटिस्फेक्शन देता है। दुनिया की कोई भी कमोडिटी इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करती है और फिर उसे क्या देती है? सेटिस्फेक्शन। और वही मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी है। तो अगर सरल शब्दों में आप मेरे से पूछे व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी मींस सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाई करने की पावर को यूटिलिटी कहते हैं। मैं फिर से अपनी बात बता रहा हूं, कोई भी कमोडिटी, कुछ दिनों बाद आपको कमोडिटी और गुड्स में डिफरेंस बताऊंगा। कोई भी कमोडिटी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, और यही जो सेटिस्फेक्शन है इसी को किसका नाम दिया गया? यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यही सुनना आकाश भाई, याद भी कर दो। यूटिलिटी मींस सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग यूटिलिटी कहा करते हैं। ओके, किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाई करने की पावर को क्या कह रहे हैं? यूटिलिटी। एक स्टेटमेंट और लिखता हूं, देखिए, यूटिलिटी डिफर्स पर्सन
टू पर्सन, यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। एक ही चीज की यूटिलिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरे को कोई रिक्शे का टायर देकर चले जाए आज, बोले सर रिक्शे का टायर आपको गिफ्ट करता हूं। रिक्शे के टायर से मुझे क्या यूटिलिटी मिलेगी? मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, किसी काम का ही नहीं मिले, वो मेरी किसी नीड को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। तो रिक्शे के टायर से मिलने वाला मेरे को सेटिस्फेक्शन कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर वही रिक्शे का टायर किसी रिक्शे वाले को दे दिया जाए तो बहुत खुश होगा। जितने का भी 500 600 जितने भी रुपए का टायर आता होगा, उसे लगेगा यार एक नया टायर अपने पास पड़ा है, बहुत खुश हो जाएगा उसका दिल। तो वही रिक्शे का टायर मेरे को कोई यूटिलिटी नहीं दे रहा, लेकिन वही रिक्शे का टायर किसको? एक रिक्शे वाले को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो देख रहे हो, एक ही चीज की यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर कर रही है। आप बोलोगे वो रिक्शे के टायर की यूटिलिटी आपके लिए 0 होगी, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे लिए 0 होगी। मैं उस रिक्शे के टायर को पकड़ूंगा, 200 रुपये में किसी को भेज दूंगा, 200 रुपये आए, उस 200 रुपये से मैं कुछ और ले लूंगा, तो मेरे लिए भी उसकी यूटिलिटी है, 0 तो नहीं है, बेच के कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूंगा। लेकिन मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम है, रिक्शे वाले के लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। मेरे को कोई मार्कर दे जाए तो मार्कर की यूटिलिटी मेरे लिए भी होगी, रिक्शे वाले के लिए इसकी कोई यूटिलिटी। अच्छा एक बताओ, मेरे को कोई मार्कर दे जाए और मेरे को एक मोबाइल फ़ोन दे जाए, तो किससे ज़्यादा यूटिलिटी मुझे मिलेगी? मोबाइल फ़ोन से। मार्कर तो थोड़ी देर में भूस हो जाएगा, ये मोबाइल फ़ोन थोड़ा लंबा टिकेगा। तो मैं ये बता रहा था, एक सेम चीज़ की यूटिलिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। रिक्शे के टायर की यूटिलिटी मेरे लिए अलग थी, रिक्शे वाले के लिए अलग थी। मार्कर की यूटिलिटी मेरे लिए अलग थी, रिक्शे वाले के लिए अलग थी। यूटिलिटी डिफर्स पर्सन टू पर्सन। आ गया? द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल कमोडिटी, the utility derived from a single is different for different consumers। देखिए क्या लिखा, उसी स्टेटमेंट को लिखा, the utility derived from a single commodity। एक कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है इज डिफरेंट, वो अलग अलग होगी फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग होगी। जैसे एक बंगाली खाते हैं मद्रासी इडली, कौन खाता है? मद्रासी। मद्रासियों को इडली दोगे तो अरे बहुत जबरदस्त सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा उनसे। मेरे को अगर तुम इडली दोगे तो क्या है वो इडली, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। पहाड़ी लोगों को अगर इडली दी जाएगी, कुछ को तो पसंद भी है। अपनी बात अगर मैं करूं तो मेरे लिए इडली की 0 सेटिस्फेक्शन है, खाता ही नहीं हूं मैं उसे, समझ ही नहीं आता मुझे क्या है करके, कुछ टेस्ट ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर इडली मद्रासियों को दी जाएगी बिल्कुल जोश में खाएंगे उसे, क्योंकि पसंद है उन्हें वो। तो इडली की जो सेटिस्फेक्शन है इडली से मिलने वाला, मद्रासियों के लिए बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए कोई मेरे लिए कोई सेटिस्फेक्शन उसका। तो यही लिखा है, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ सिंगल कमोडिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर। यूटिलिटी एक ना सब्जेक्टिव मुद्दा है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये आपको साइकोलॉजिकल मुद्दा है, दिमाग से मतलब सोचना पड़ेगा कि मुझे इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे इडली खा के ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या फिर डोसा खा के ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। आप इन दोनों में आपको कंपेयर करना होगा। आपने कहा यार डोसा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया, तो आप बताओगे डोसा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला लेकिन इडली से कम सेटिस्फेक्शन मिला। नंबर्स में नहीं नापा जा सकता, मैं तो ये बोलता हूँ। सब्जेक्टिव मुद्दे का मतलब है जो दिमागी तौर पे आपको बताना होगा, जिसमें आप रैंकिंग करेंगे कि इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या फिर इससे कम सेटिस्फेक्शन मिला। नंबर्स में नहीं नापा जा सकता। हालांकि अभी जब कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे ना, तो तब मार्शल भाई बोलेंगे कि नंबरों में ही नापा जाता है इसे। लेकिन आप खुद बताओ, आपने इडली खाई
तो क्या बता सकते हो इडली से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? आप बोलो 20 सेटिस्फेक्शन मिला। तो कैसे पता 20? आप बोलो 25 सेटिस्फेक्शन मिला। नंबर्स में यूटिलिटी को तो नापा ही नहीं जाना चाहिए। तो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। कैसा कॉन्सेप्ट है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आपको दिमाग लगाकर आपको अपनी साइकोलॉजी के अनुसार बताना होगा कि इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या इससे कम सेटिस्फेक्शन मिला। मेरी बात आपको समझ में आई? तो हमने यूटिलिटी के बारे में क्या क्या पढ़ा? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी डिफर्स पर्सन टू पर्सन। एक सिंगल चीज की यूटिलिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। एट लास्ट, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, इसे नंबर्स में नहीं नापा जा सकता, एक साइकोलॉजिकल मुद्दा है। आप दो चीजों को कंज्यूम करने के बाद बता सकते हो कि यार इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, इससे मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिला। आ गया? मैं एक दिन नैनीताल के ट्रिप में गया, दूसरे दिन रामनगर की ट्रिप में गया, तो मैं ये बता सकता हूं कि नैनीताल से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, रामनगर उतना मजा नहीं आया यार, रामनगर से कम सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन मैं नाप सकता हूं क्या कि नैनीताल से 50 ग्राम 50 क्या, और उसके बाद यहां रामनगर से इतना सेटिस्फेक्शन मिला। नंबर्स में कैसे नापा जा सकता है? इसीलिए एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, आपका साइकोलॉजिकल दिमागी मुद्दा है, जहां आपको दिमाग लगाना होगा कि यार यहां से लगभग लगभग इतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है। तो ठीक है, बेसिक यूटिलिटी के बारे में कहानी खत्म हुई। अब मैं यूटिलिटी के बारे में यहां से आगे को चीजें बढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन अगर शुरुआत से होते रहेगा तो सवाल तो कहीं से भी आ जाए, फिर सवालों की दिक्कत मत लो। एमसीक्यू के बारे में मैं क्या कह रहा हूं, फिर अपनी बात कर रहा हूं। एक दो ठीक टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो उन तमाम टॉपिकों से मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा। अप्रैल में जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होता है, एमसीक्यू ही एमसीक्यू होंगे। उसके बाद जितने एमसीक्यू कर सको, एक सीरीज चलाऊंगा जो इस बैच में पूरी तरीके से रहने वाली है। हर टॉपिक पर एमसीक्यू, हर एक टॉपिक पर, सब्जेक्ट में जो उसने नाम लिखा है उस पर्टिकुलर नाम पे हम एमसीक्यू करने वाले हैं, बट आफ्टर अप्रैल। आप बोल रहे हैं क्या बीच में एमसीक्यू नहीं होंगे? बीच में एमसीक्यूज होंगे। दो टॉपिक खत्म होंगे, जैसे यहां अभी यूटिलिटी हो जाए, लॉ ऑफ डीएमयू हो जाए, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाए, तो इतने पोर्शन के एमसीक्यू एक साथ लेके आ जाऊंगा। कोई दिक्कत? ठीक है। यूटिलिटी के बाद यहां देखिए आज भाई, मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी। अब पूरी दुनिया में बात चली कि यार यूटिलिटी नापनी भी तो है, यूटिलिटी मेजर भी तो कर लें। तो यूटिलिटी मेजर करने के लिए दो अप्रोच सामने आए। पहले ऊपर ऊपर ही बता देता हूं, फिर लिखना शुरू करता हूं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को कैसे मेजर करा जाए, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10, 20, 50, 100 कैसे नापा जाए। तो इसके दो अप्रोच सामने आए। पहला अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। कौन सा अप्रोच? और सेकंड अप्रोच की अगर आप बात करेंगे तो ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी का आपको देखने को मिलेगा। सरल शब्दों में बताऊं कुछ चीजें, फिर आगे को लिखाना स्टार्ट करता हूं। एक बेस बना देता हूं, फिर प्रॉपर लिखाता हूं। कार्डिनल अप्रोच की अगर बात करोगे ना, तो ये मार्शल भाई के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? इसको नहीं बताता, सिर्फ कार्डिनल अप्रोच बताता हूं। फिर अभी हमने लिखना है ऑर्डिनल, तो वहां क्लियर हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा रेफरेंस आप लोग लेके चलो। कार्डिनल अप्रोच में दो चीजें कही मार्शल ने। पहले कहा, यहां देखो, पहले कहा कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकेंगे कार्डिनल यूनिट्स में। किसमें? कार्डिनल यूनिट्स मतलब नंबर्स में। किसमें? कार्डिनल अप्रोच में मार्शल भाई ने कहा कि यूटिलिटी को मेजर कर सकोगे कार्डिनल यूनिट्स में। हमने पूछा क्या होता है कार्डिनल यूनिट्स, इसने कहा नंबर्स में। मैंने कहा नहीं समझ में आया। मैंने कहा जैसे वो बता रहा है, बोल रहा है जैसे
आपने सुबह का नाश्ता किया, तो नाश्ता करने के बाद आप दुनिया को बता रहे हो 15 मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, 15 इन नंबर्स। किसी दूसरे आदमी ने नाश्ता किया, वो बोला मुझे 8 सेटिस्फेक्शन मिला, 8। तो नंबर्स में नापा जा रहा है ना, इसे कहते हैं कार्डिनल यूनिट्स में। तो दुनिया ने इससे एक और चीज पूछी। दुनिया ने कहा हम कोई भी चीज अगर नंबर में नापते हैं तो उसके पीछे उसकी यूनिट लगाते हैं। जैसे मेरा वजन नापना है तो मैं बोल रहा हूं मेरा वजन 53, नंबर नापा, लास्ट में केजी या इधर ग्राम। कोई भी चीज नंबरों में नापी जाती है तो यूनिट बताई जाती है। मार्शल से बोला नंबरों में बोल रहे हो तो यूनिट बताओ। इसने कहा यूटिलिटी को नापने की एक यूनिट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसे कह रहे हैं यूटिल्स। क्या कह रहे हैं? तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने नाश्ता किया, उससे मुझे 12 सेटिस्फेक्शन मिला। तो अब मार्शल ने कहा इसके आगे यूनिट भी लगा दो, 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। कोई भी चीज आप नापेंगे तो यूटिलिटी की जो उसने यूनिट दी वो है यूटिल्स। फिर मार्शल यही नहीं रुका, कार्डिनल यूनिट्स का मतलब था नंबर्स में नापना। यहां से थोड़ी दिनों बाद आगे बढ़ के एक और चीज इसने कही। इसने कहा कि कार्डिनल यूनिट्स में ही मैं ये कहता हूं कि यूटिलिटी को आप लोग मेजर करो इन टर्म्स ऑफ मनी। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्शल ने कार्डिनल यूनिट में पहले तो कहा कि यूटिलिटी को कार्डिनल यूनिट्स नंबर्स में नापो, फिर बात आगे बढ़ाई थोड़ी दिनों के बाद। आगे रेफरेंस जरूरी होगा इसलिए पढ़ा रहा हूं। उसने कहा कार्डिनल अप्रोच के अंदर ही मैं फर्दर एक और बात कह रहा हूं कि यूटिलिटी को आप मनी के टर्म्स में भी नाप सकते हो। दुनिया ने पूछा समझाना सर, मनी के टर्म्स में कैसे नाप सकते हैं? उसने कहा फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मैं 35 रुपए का लेके आया, तो कितने रुपए इस पे खर्च हुए? 30। तो उसने कहा 35 रुपीज अगर इस पे खर्च हुए तो ये कह दो कि इससे हमें 35 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। कितने यूटिल्स का? इन टर्म्स ऑफ मनी। जितना रुपया किसी चीज पे खर्च हो रहा है, ये मान लो कि उतना ही सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा है यूटिल्स में। आप अगर कहीं 100 रुपए का नाश्ता करके आए हैं तो आप ये मान लो कि 100 यूटिल्स का आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड बात कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या कही? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में मेजर करो बोल रहा है। जितना पैसा खर्च हुआ किसी सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे इस मार्कर को लिखकर ही तो मैं क्लास बना पाऊंगा, तो कितना पैसा मेरा इस पे खर्च हुआ उतना ही सेटिस्फेक्शन इससे मिल जाएगा यूटिल्स में। 35 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मुझे इससे मिलेगा। ये मार्शल भाई ने इससे बात करी। तो ठीक है, आगे कहानी बढ़ाते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी 2 हैं। एक है कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी जो मार्शल के द्वारा दिया गया। मार्शल ने उसमें कहा कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में नापेंगे। फर्दर मार्शल ने एक और बात करी और कहा कि यूटिलिटी को आप इन टर्म्स ऑफ मनी भी मेजर कर सकते हो। ये भी मैं आपको किसके अंदर बता रहा हूं? कार्डिनल अप्रोच के अंदर ही बता रहा हूं। तो अब मैं आपको दोनों अप्रोच लिखाता हूं, बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ, और यहीं से आप कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा इस सिलेबस का। तो मैं आगे बढ़ाता हूं। आकाश भाई ये लाइन सीधी होगी तो मुझे बताना, हाँ ठीक है। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय मार्शल। अभी पूरा नाम बाद में बात करेंगे। इसका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो अगर सवाल पूछा जाए कि किसने, इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी मार्शल ही है, बाद में बात करेंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ है, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ओनली बाद में बात करते हैं फादर आदर पे। अभी कार्डिनल अप्रोच पे फोकस करते हैं। कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल। ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय एलन एन हिक्स।
दो लोग थे, इन दोनों ने साथ में आके ऑर्डिनल अप्रोच दिया। तो ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया आपसे पूछा जाएगा, तो एलन और हिक्स ने। पहला डिफरेंशिएशन आ गया, याद करनी है चीजें साथ साथ मेरे। कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय एलन एंड हिक्स। सेकेंड पॉइंट, इसमें इसने क्या कहा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल यूनिट्स। यूटिलिटी किस में मेजर होगी, कार्डिनल यूनिट्स में, दैट इज आई डॉट ई, दैट इज इन नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ मनी, और इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसको मत पूछना। कार्डिनल अप्रोच में मार्शल भाई ने कहा यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल यूनिट्स, यूटिलिटी को कार्डिनल यूनिट्स में नापा जाएगा। दुनिया ने पूछा कार्डिनल यूनिट्स मतलब, इसने कहा दैट इज इन नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ मनी। नंबर्स में नापा जाएगा या तो, या अगर मैं बात आगे बढ़ाऊं तो इन टर्म्स ऑफ मनी यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं शायद, ठीक है। इधर एलन और हिक्स ने क्या कहा, एलन और हिक्स ने इसे बुलाया, कहा कैसी बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी यूटिलिटी नंबर्स में कैसे नाप सकता है, सीधी सी बात है यार, ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरा पर्पस पूरा हो रहा है, मैं बता दूंगा इससे 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। पागलपन है, सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में नापना पागलपन है, एक सब्जेक्टिव मुद्दा है। आप अपने घर वालों से प्यार करते हो, लव करते हो, लव अफेक्शन आपका उनकी तरफ है, इनको नंबर्स में नाप दोगे? आज आप कहीं घूमने गए तो नंबर्स में थोड़ी नाप दोगे। तो एलन हिक्स ने कहा कि बेकार की बात कर रहा है मार्शल। इन्होंने कहा यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यूटिलिटी को मेजर नहीं करा जा सकता किसके टर्म्स में, इकोनॉमिक्स में एक बात होती है कि अगर आपको पीछे किसी के दिए हुए लॉ को गलत साबित करना है, अपना लॉ लाना है, तो पहले उसको साबित करना होगा कि वो गलत है और उससे बेहतर कुछ देना होगा, तभी आपका लॉ अप्लाई होता है। रेफरेंस तो पिछले वाले का भी दिया जाएगा लेकिन आपके वाले को ही सटीक माना जाएगा। तो एलन और हिक्स ज्यादा सही बात करते हैं। इन्होंने दुनिया को कहा यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दुनिया ने पूछा ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? आप बोल लो मनी के टर्म्स पे तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है फिर? इन्होंने कहा यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, यूटिलिटी की रैंकिंग हो सकती है, नंबर्स में नहीं नापा जा सकता। मतलब एक एग्जांपल इस पे मैं देता हूं। मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ता हूं और स्कूल से 500 रुपए जमा हुए और मुझे एक स्कूल ट्रिप पे ले गए, ठीक है, कहीं भी कॉर्बेट फॉल, हमारे वहां हल्द्वानी में पास में है, कॉर्बेट फॉल ले गए 500 रुपए में। और एक दूसरी ट्रिप हमने 4-5 यार दोस्तों ने मिलकर 500-500 रुपए जमा करे, हम दूसरी ट्रिप में खुद ही गए, कहीं पहाड़ों को निकल गए ऊपर नैनीताल साइड को स्कूटी में। अब कहानी ऐसी है कि नंबर्स में थोड़ी नापा जा सकता है। एलन और हिक्स बता रहे हैं कि जब मैं कॉर्बेट फॉल गया या जब नैनीताल अपने हम 4-5 लोग मिलके गए, तो नंबर्स में कैसे नापा जा सकता है, कितना सेटिस्फेक्शन मिला है बेकार है। वो बोल रहा है आप रैंकिंग कर सकते हो। आप बोल सकते हो यार उस दिन जब स्कूल की ट्रिप गई थी ना तो मजा नहीं आया, टीचर्स ने डिसिप्लिन में रखा, ऐसा करो वैसा नहीं करो, यहां जाओ वहां नहीं जाओ, लाइन में चलो, ये चलो वो चलो। लेकिन जब हम 500-500 रुपए मिला के 4-5 यार दोस्त गए तो तब बहुत बेहतरीन मजा आया। तो रैंकिंग कर रहा है कि 500 रुपए में नैनीताल वाले में बेहतर था, जब साथ में गए स्कूल वाली ट्रिप बेकार थी। तो सेटिस्फेक्शन को रैंक किया जा सकता है कि ये बेहतर था ये बेकार था। मैं शर्ट लेके आया, 1000 रुपए की 2 शर्ट लेके आया, एक को पहन के मैं बाहर निकला तो लोगों ने भी कहा बेहतरीन है, देखने में मुझे भी मजा आया। और एक दूसरी 1000 रुपए की जो मैं शर्ट लाया वो उतनी अच्छी नहीं, पहनने में भी अच्छी नहीं लग रही, कलर जम भी नहीं रहा मेरे पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि
पहली वाली शर्ट का से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड। मैं रैंकिंग कर सकता हूँ, इसने कहा आप रैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर्स में यूटिलिटी को नहीं नाप सकते। सवाल पूछेगा कि रैंकिंग किसने कहा? एलन और हिक्स ने। कौन से अप्रोच के अंदर? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। मार्शल भाई ने तो क्या कहा? नंबर्स में नाप सकते हैं। इतना आ गया। नेक्स्ट नंबर थर्ड, तीसरे नंबर की बात के साथ मैं आगे को बढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इसने, समझिए। एमसीक्यू सारे खुद होते जाएंगे, चीजें समझ दो बस। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स द सेम। ये तीसरी बात इसने करी। इन्होंने कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन्स द सेम, डज नॉट रिमेन्स द सेम। द लिखा है, मैं रिपीट भी कर ही रहा हूं पीछे से। इस स्टेटमेंट को सुने, जरूरी स्टेटमेंट। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अभी पढ़ोगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन पहले ही रेफरेंस आ गया तो बात बतानी पड़ेगी। अभी के लिए देखिए, साइड में नोट्स में कहीं लिख भी लेना। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, देखो यूटिलिटी तो सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट में यूटिलिटी भी लिख लेना। फ्रॉम अ सिंगल यूनिट, किसी भी चीज की एक यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे एक मार्कर है, इसके एक यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मैं 2 मार्कर ले आऊंगा तो दूसरा वाला जो सिंगल मार्कर है उसकी एक यूनिट से, मतलब एक सिंगल, अभी के लिए इतना मानो आप, बाकी चीजें छोड़ देते हैं, एक सिंगल यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो मार्शल भाई ने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसकी? मनी की, वो हमेशा कैसी रहेगी? रिमेन्स द सेम। अच्छा, क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये क्यों बात कर रहा है मनी? क्योंकि इसने कहा था कि यूटिलिटी मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है, इसीलिए उस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो सेम रहेगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। मैं इसके 2 एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं। अच्छा, मनी की बात कर रहा तो मैं आपको समझा दूं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी फ्रॉम अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट से मिलने वाली। सिंगल यूनिट मतलब जैसे मनी की बात कर रहे हैं तो 100 रुपए का एक नोट, ये एक यूनिटी तो है, या 10 रुपए का एक नोट, ये यूनिटी तो है मनी की, या 500 रुपए का एक नोट, यूनिट है मनी की, या अगर आप बात करेंगे 1 रुपए का एक सिक्का, यूनिट है मनी की, 2 रुपए का एक सिक्का, ये तमाम जो भी है ये सिंगल यूनिट है मनी की। मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ सिंगल यूनिट का मतलब ये नहीं है कि मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूं, 1 रुपए से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मनी की एक यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं। यूनिट मतलब 100 रुपए का नोट एक यूनिट है, 500 का नोट एक अलग यूनिट है, 200 रुपए का नोट एक अलग यूनिट है। 200 का नोट आता है क्या आजकल? है? नहीं है शायद यार, है क्या? मैंने तो नहीं देखा इतने समय से, ठीक है ना, जो भी है देख लेंगे। मेरी बात आप समझे? अब मैं एग्जांपल लेने से पहले, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आप समझ गए, एक सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। किसकी सिंगल यूनिट से? मनी की। अब मनी की सिंगल यूनिट में ये मत समझना कि मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूं कि 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, नहीं, मनी की कोई भी एक यूनिट पकड़ लो बोल रहा है। 100 रुपए का नोट एक यूनिट है मनी की, या 10 रुपए का नोट एक यूनिट है मनी की,
500 रुपए का नोट 1 यूनिट है मनी की, तो ये बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स द सेम। 2 रेफरेंस बोलेगा। हाँ देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स द सेम, मनी की 1 यूनिट से, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 1 यूनिट से ना, मनी की 1 यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा कैसा रहेगा बोल रहा है, सेम। दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, मनी की सिंगल यूनिट से, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ही है सिंगल यूनिट से, मनी की सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, सेम रहेगा। आप बोलोगे एग्जाम्पल बताओ। पहला एग्जाम्पल देखो, मनी की सिंगल यूनिट से मिलने वाला एग्जाम्पल सेम, इन्होंने कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम, मनी की 1 यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होगा। लोगों ने इससे पूछा, मार्शल से नहीं पूछा, मार्शल ने लॉ दिया था, ये उसे गलत साबित कर रहे हैं। पूछा आओ बताओ दोनों क्या है, तो पहले एलन आगे आया, एलन ने बताया। एलन ने कहा सर एक एग्जाम्पल सुनिए, मान लेते हैं मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, वो 5 रुपए में 2-2 रुपए के 2 सिक्के हैं और 1 रुपए है 1 सिक्के का, 1 रुपए का 1 सिक्का है। कितने रुपए हैं, 5। अगर उसमें से 1 रुपए खो भी जाएगा ना, तो 1 यूनिट की बात कर रहा हूं, वो यूनिट है 1, अच्छा चलो 1 रुपए नहीं, कंफ्यूज कर जाओगे नहीं तो आप। 5 रुपए हैं मेरे पास, 5 रुपए में 2-2 के 2 सिक्के हैं और 1 सिक्का 1 रुपए का है, उसमें एक 2 रुपए का सिक्का मेरे से खो गया, तो क्या मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, नहीं, क्योंकि 2 रुपए की वैल्यू मेरे लिए कुछ ज्यादा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा घर में बोल रहा था पैसे दे दो पैसे दे दो, 2-4 साल का है, दुकान जाने के लिए, बचपन में दुकान जाने का शौक होता था, तो उसके घर वालों ने 5 रुपए दिए। वैसे ही जैसे मेरे पास थे 2-2 के 2 सिक्के और 1-1 का सिक्का, ऐसे जा रहा है पैसे खनगाते हुए, आनंद देते हुए रास्ते में, और उसमें से 1 सिक्का 2 रुपए का सटाक निकल के नाली के अंदर ही चली गया, गायब हो गया। अब कितने रुपए बचे उसके पास, उसको जो वो 2 रुपए खोने का जो दुख होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि उस 2 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके लिए बहुत ज्यादा था। तो उस 2 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा था, और मेरे लिए उस 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन कुछ भी। वो बच्चा उस दिन दिन भर निराश होकर बैठा होगा, 5 रुपए का पता नहीं क्या लेने जा रहा था वो। हमारे ज़माने में तो हम 5 रुपये क्रैक्स लेने जाते थे, उसके अंदर कुछ मिलता था। इस ज़माने में 5 रुपये से कुछ और लेते होंगे बच्चे, लेकिन अगर जो वो सोच के गया उसमें से 2 रुपये गायब हो गया ना, उसको बहुत बुरा लगेगा। तो देखो मनी की 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, 1 रुपये की नहीं। वो यूनिट कौन सा लिया इस बार एग्जाम्पल के, 2 रुपये। उसका सेटिस्फेक्शन मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा, लेकिन वो बच्चे के लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मनी की सिंगल यूनिट जो है उसकी वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। एलन हिक्स समझा रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, सेम है। मनी की 1 यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है। और एग्जांपल लेता हूं, देखो दूसरा एग्जांपल ये है कि 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट अगर कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देके जाएगा, कोई रिश्तेदार आया और 500 रुपये से, 500 रुपये बहुत बड़ी, पहाड़ों में जो रिवाज है हमारा पैसे देने की, 500 रुपये मिल गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसके लिए उस 500 रुपये का सेटिस्फेक्शन बहुत। लेकिन जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके लिए 500 का सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक ही यूनिट की बात हो रही है, 500 रुपये की। 500 रुपये की वो छोटे बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एम्प्लॉयड लोगों के लिए 500 की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई। तो पहला एग्जाम्पल मैंने ये आपको दिया। अगला एग्जाम्पल मैं टाइम के रेफरेंस में देना चाहता हूं। मार्शल की बात को एलन एंड हिक्स ने दोबारा समझाया, कहा देखिए पहले हमने आपको बता दिया कि एक सिंगल यूनिट की वैल्यू लोगों के लिए अलग अलग है। 100 रुपए की वैल्यू दुनिया में हर एक आदमी के लिए सेम नहीं है। मेरे लिए 100 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अलग होगा, तुम्हारे लिए आकाश भाई अलग होगा, एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होगा, एक आदमी जो पिछले 3 दिनों से भूखा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगा, होगा ना। दूसरा इसने कहा टाइम के रेफरेंस में भी ये स्टेटमेंट गलत है मार्शल का। पिछली बार एलन समझाना है, इस बार हिक्स ने कहा, मैं भी देता हूं एग्जांपल। हिक्स ने कहा ये बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मनी की 1 यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। बोला टाइम के रेफरेंस में देखो सर, पहले अगर 100 रुपए से
पहले गांव में किसी ये समझा रहा है, पहले गांव में किसी के पास 100 रुपए होते थे तो साहूकार कहा जाता था। 100 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 100 रुपए में आप पहले 1 साल का घर का राशन खरीद सकते हो, मतलब 1 साल का पूरा खर्चा आपका 100 रुपए में चल जाया करता था। एक जमाना ऐसे था। तो 1 यूनिट की बात हो रही है। मनी का कौन सा यूनिट इस बार एग्जाम्पल पकड़ा? 100 रुपए। तो पहले 1 साल का सामान आ जाता था 100 रुपए में घर का। आज 100 रुपए में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या समय के साथ मनी की 1 यूनिट की वैल्यू सेम रही? 100 रुपए की वैल्यू पहले बहुत ज्यादा थी, अब 100 रुपए की कोई भी वैल्यू, पहले 500 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा रही होगी, अब 500 की वैल्यू भी बहुत। लेकिन इस भाई ने कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा सेम रहेगा। एक तो हर एक इंसान के लिए सेम होगा जो एग्जांपल पहले दिया, और टाइम के रेफरेंस में भी सेम होगा। एलन और हिक्स ने गलत साबित कर दिया। क्या कहा, समझ आ रहा है आकाश भाई? एलन और हिक्स ने कहा कि सर पहले जो मनी की यूनिट थी उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 100 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। आज 100 रुपए की कोई भी वैल्यू, तो कहां मनी के एक सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन टाइम के रेफरेंस में भी सेम नहीं रहता है। और मार्शल साहब ने कहा था मनी की सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा सेम रहेगा। कितने एग्जाम्पल पढ़े? 2। अपने अंदाज में लिखने आपने। एक तो कि पहला कैसे भी लिख लेना कि मनी का जो सिंगल यूनिट है, मार्जिनल यूनिट, किसी भी यूनिट को उठा के देखो, हर एक आदमी के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरा, मनी के सिंगल यूनिट की वैल्यू टाइम के रेफरेंस में भी सेम नहीं रहती है। यह स्टेटमेंट कहता था टाइम के रेफरेंस में भी सेम रहेगी। धीरे धीरे मनी की वैल्यू गिरते जा रही है। 100 रुपए पहले बहुत परचेजिंग पावर रखता था, अब कहां रखता है? क्या बराबर है 100 रुपए की वैल्यू हमेशा? क्या 500 रुपए पहले का और आज का बराबर है? नहीं है, बहुत अंतर आ चुका है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहता है। बढ़िया हो गया, इतना भी आप लोग पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, कार्डिनल और हिडन। कार्डिनल अप्रोच में इतनी चीजें आपने पढ़ी, ऑर्डिनल अप्रोच में इतनी चीजें पढ़ी। शुरुआती क्लासेस हैं, फिर मैं सटीक आगे को रफ्तार में पढ़ाना फिर स्टार्ट करता हूं कुछ दिनों बाद। इतना हो गया। नंबर फोर्थ, मार्शल भाई ने यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये आपको दिया। और दूसरा इसने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी दिया। कौन सा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ही यूज होता है। तो ये 2 लॉ भाई ने दिए, पहला, दूसरा। तो ये मार्शल की कहानी आपने पढ़नी है। सेकंड, इस भाई ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको दिया। पहला, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ सिंगल। सेकंड, इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटी। ये 2 इक्विलिब्रियम इसने आपको दिए। तो इतनी कहानी आपने पढ़नी है। इन्होंने सिलेबस आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन आपको ये सब पढ़ना है। उधर की बात करेंगे तो इसने आपके सामने लॉ ऑफ DMRS दिया, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन्होंने भी एक लॉ दिया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ। इससे पहले आप इसमें ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ही आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ेंगे, आईसी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी। नंबर 5, इसने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिया आपको। क्या दिया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन ये दिया आईसी एंड बजट लाइन अप्रोच से। किससे? आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन अप्रोच। जब आप इतनी कहानी पढ़ लेंगे तब आपका यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर खत्म होगा। पूरी यूनिट का नाम पता है अगर आप जानना चाहते हैं
तो कंप्लीट यूनिट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो अभी हम पहले कंज्यूमर बिहेवियर में इतनी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी बीच में यार, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, बजट बंडल, बजट सेट, बजट लाइन, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो जब ये इतना खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा डिमांड, बहुत आसान पोर्शन। डिमांड जिसको आ जाएगा फिर होगा प्रोड्यूसर की कहानी शुरू होगी इसमें। ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम, ये तमाम कहानी कंज्यूमर की है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। उसके बाद चलेगा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। वहां प्रोड्यूसर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल। उसमें आप तमाम वो जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं, टीसी, एमसी, एसी, ये तमाम चीजें आपको वही देखने को मिलेंगी। उसके बाद वहां सप्लाई पढ़ोगे, फिर लास्ट में आप मार्केट पढ़ोगे। लेकिन इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ पोर्शन इसमें रखा है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ये वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, तब जाके ये यूनिट हमारी समाप्त होगी। एक बड़ी यूनिट तो है ही है हमारे सामने। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच मार्शल ने दिया, एलन और हिक्स ने दिया। यूटिलिटी मेजर होती है कार्डिनल यूनिट्स में। इसके दो मतलब हैं, नंबर्स में और इन टर्म्स ऑफ मनी में। यूटिलिटी मेजर नहीं करी जा सकती, यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है, रैंक किया जा सकता है, इन्होंने ये कहा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेज द सेम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेज द सेम। इसके दो एग्जाम्पल याद रखना, इन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दिया। इसने लॉ ऑफ DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया। इन्होंने फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटी दिया। और उसने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय IC एंड बजट लाइन आपके सामने पेश किया है। क्या आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई? अब हम यहां से आगे को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, देखते रहना अच्छे तरीके से। ओके, अब मैं दो तीन चीजें पढ़ लेता हूं। नंबर 1, टोटल यूटिलिटी, इसी को पढ़ लेते हैं हम आज की क्लास में। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी की एक डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं। इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन derived, it is the total satisfaction derived after the consumption of all given units of the commodity, पहले लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। टोटल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज सिग्मा MU। मार्जिनल यूटिलिटी का सम अप कर दो तो आपको टोटल यूटिलिटी देखने को मिल जाएगी। पहले मैं एक शेड्यूल लिखाता हूं, तभी आपके आपको टोटल यूटिलिटी समझ में आ पाएगी। TUN इज इक्वल टू TU1, ऐसा लिखते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन अप टू UN। इतना भी हमारा हो गया ना। अब एक शेड्यूल मेरे को यहां से रेफर करना पड़ेगा, तभी कहानी हमारी ये समझ में आएगी। शेड्यूल कहता है यूनिट्स, और फिर आ जाएगा आपके सामने टोटल यूटिलिटी। ओके, तो अगर यूनिट्स की मैं बात करना शुरू करूं तो 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये दिया है आपका 20, 36, 46, 50, 20, 36, 46, 50, फिर 50, फिर 44। देखो टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है, जैसे
ये पानी के ग्लास मेरे सामने रखे गए, दिखने में जैसे भी लग रहे हो लेकिन पानी के ग्लास हैं, और ऐसे टोटल 6 ग्लास मेरे सामने रखे गए आकाश भाई, 5 और 6। तो पहले वाले से मैंने पानी पिया और पहले से जो मेरा सेटिस्फेक्शन था वो मिला मेरे को 20 पहले, क्योंकि ये मार्शल की कहानी है और मार्शल भाई कहते थे कार्डिनल यूनिट्स में यूटिलिटी को नापा जा सकता है नंबर्स में। तो पहले से मुझे टोटल जो सेटिस्फेक्शन मिला मैंने नाप दिया और मैंने कहा यूटिल्स 20 यूटिल मिला यार। फिर मैंने दूसरा पिया तो दूसरे से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 16 यूनिट्स खाली। कितना? दूसरे से मैंने कहा 16 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है भाई। उन्होंने मेरे से कहा तीसरा पियो, तीसरे से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूनिट्स, 10 यूटिल्स लिख देता हूं। चौथे से मुझे जो सेटिस्फेक्शन देखने को मिला वो मिला 4 यूटिल्स। पांचवा ग्लास जब मैंने पानी का पिया तो मुझे कोई यूटिल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इससे, और छठे से फिर मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिलने शुरू करे, -6 यूटिल्स। अभी ये सवाल मत पूछना कि जैसे जैसे अगली यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो जो सेटिस्फेक्शन है हर एक यूनिट से मिलने वाला वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यही डीएमयू है, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कहता है कि एक सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, सिंगल यूनिट से 20 मिला, इससे 16, इससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एक सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा कम 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 होते रहेगा। ये बात यहां प्लीज मत समझिए, लॉ ऑफ डीएमयू अलग से पढ़ने वाले हैं, लेकिन रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। जब मैं पहला ग्लास पीऊंगा तो प्यास सबसे ज्यादा लगी होगी तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगला जब कंज्यूम करूंगा तो प्यास भी कम हो चुकी होगी, पहले वो चीज ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूं तो उतना मन भी नहीं करेगा, तो अगले से सेटिस्फेक्शन कम ही मिलेगा। ऐसा करते करते कम कम होता गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं देखना चाहूं यार टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, TU, यू मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन, तो पहले ग्लास पानी को मिलके 20 मिला, दूसरे से कितना मिला? 16 मिला ना दूसरे से, तो टोटल 20 और 16 36 हो गया टोटल सेटिस्फेक्शन। तीसरे से मिला 10, तो 36 में 10 और जोड़ देंगे तो 46। चौथे से मिला 4, 46 में 4 और जोड़ देंगे 50। पांचवा भी जबरदस्ती कंज्यूम कर दिया, पानी पी लिया, कुछ नहीं मिला, तो टोटल सेटिस्फेक्शन 50 में 0 जोड़ दो 50। छठे से तो माइनस में सेटिस्फेक्शन मिला है, 50 में से 6 माइनस कर दो, 44 आपका टोटल सेटिस्फेक्शन हो गया। ये मार्जिनल यूटिलिटी था। अभी बात करेंगे तो टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन है ये, जो दिए गए यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आपको मिलता है। टोटल सेटिस्फेक्शन एक यूनिट के बाद 20 है, 2 ग्लास पानी पीने के बाद टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 36, 3 के बाद 46, तमाम सभी करने के बाद 44। तो क्या है टोटल यूटिलिटी? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये टोटल सेटिस्फेक्शन है जो डिराइव हुआ, जो हमें मिला आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ, कंज्यूम करने के बाद गिवन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को। आ गया? गिवन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हम टोटल यूटिलिटी कह रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला क्या है? अगर टोटल यूटिलिटी निकालना चाहते हो तो सिग्मा एमयू को जोड़ दो, समिशन ऑफ एमयू, ये मार्जिनल यूटिलिटी था, इसको जोड़ा मैंने तो टीयू आ गया, 20, 16 इस तरीके से। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है TUN, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द n कमोडिटीज। तो सभी से मिलने वाले को जोड़ नहीं रहे हो, ये है U1, पहले की यूटिलिटी जोड़ दो, U2 दूसरे से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन जोड़ दो, U3 तीसरे से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को, ऐसे सभी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को ऐड कर दो। इतनी कहानी आपने सुन ली। अब आप एक काम करें, इसके नीचे टोटल यूटिलिटी का एक शानदार सा डायग्राम बना लें। ये रहा मेरा टोटल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे मैंने लिए यूनिट्स, यहाँ पे मैंने लिया टोटल यूटिलिटी। दिख रहा है आपको? तो देखिए जरा किस तरीके से टोटल यूटिलिटी का काम धाम चल रहा है करके। शुरू, हाँ, 0 यूनिट्स पे यूटिलिटी 0 होगी,
जब कुछ कंज्यूम ही नहीं करा तो किस बात का सेटिस्फेक्शन? टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, पहले बढ़ा 20, बढ़ा ना, फिर 16 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में यहां तक बढ़ रहा है शायद 4 तक। तो इनिशियली टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा 0 से लेकर 50 तक, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम ये बना, बढ़ गया डिक्रीजिंग रेट से, दिख रहा है? डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक इंक्रीज हुआ, यहां तक इंक्रीज हुआ है। फिर 50 से 50, अब की बार कुछ भी नहीं बढ़ा, 0, तो यहां पर ये कांस्टेंट है। कैसा है? थोड़ी देर ये कांस्टेंट हो जाएगा टोटल यूटिलिटी का डायग्राम। उसके बाद तो ये 50 से 44 हो गया, -6, अब की बार ये डिक्रीज हो गया, तो टोटल यूटिलिटी अब गिर जाएगी, इसे कहेंगे टीयू। दिख रहा है आपको टोटल यूटिलिटी का कर्व? तो शुरुआत में टोटल यूटिलिटी इनिशियली टीयू इंक्रीजेस, क्या होता है टीयू? एट कौन सा रेट? डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। देन फॉर अ वाइल, फिर थोड़ी देर के लिए, रिमेन्स कांस्टेंट, थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है, दिख रहा है आपको? इनिशियली टीयू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, फॉर अ वाइल रिमेन कांस्टेंट, देन फॉल्स, और लास्ट में क्या होने लग जाता है? गिरने लग जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को टोटल यूटिलिटी समझा पाया। क्लियर? नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ को बढ़ता हूं। अब मैं यहां पे से मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों को समझा दूंगा, फिर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, हो गया 1 घंटा, कोई बात नहीं, इतना कर ही लेते ना। अगली क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहीं से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एमयू कहा करते हैं, इसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन भी कहा जाता है। It is the addition to TU after consuming one extra unit of a commodity. अगला, it is the additional satisfaction, बोलूं? It is the additional satisfaction derived after consuming one extra unit of a commodity, unit of a commodity। इतना हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी की के 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक है TUN माइनस TUN माइनस 1, एन नीचे लिखते हैं, TUN माइनस TUN माइनस 1। एक फॉर्मूला और होता है इसका, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा N। शेड्यूल समझाता हूं, यहां से बातें हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स TU MU, वही वाला पीछे वाला लेते हैं। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 को नहीं ले रहा इस बार। TU था 20 36 46 50, 20 36 46 50
50 और 44। अब सुनिए, 0 भी ले लें, जीरो भी ले लेते हैं। 0 यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, अब समझो, पहले एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करी तो सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। 0 से एक एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम करी, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते ही सेटिस्फेक्शन में कितने का एडिशन हुआ, टीयू में 20 का एडिशन हुआ, यही एमयू है। फिर एक बार समझते हैं, आपने पहले कितना यूनिट कंज्यूम करा था, एक, अब कितना कर दिया, 2, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद टीयू में 20 से 36, टीयू में कितने का एडिशन हुआ, यही एमयू है। एक लास्ट बार और बताता हूं, 2 यूनिट थी, 36 सेटिस्फेक्शन था, तो 2 से 3, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद टीयू में कितना एडिशन हुआ, 36 से 46, 10 का एडिशन टीयू में हुआ, यही 10 एमयू है। तो एमयू की डेफिनेशन समझा रहा हूं, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो भी टीयू में एडिशन होता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एक लास्ट बार और, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद, कंजम्पशन वाला चैप्टर है, कंज्यूमर मानो अपने को, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो भी टीयू में एडिशन होगा उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। लास्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करा, टीयू में 4 का एडिशन हुआ, इसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं। इसके बाद जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे ना तो टीयू में कोई एडिशन नहीं हो रहा तो 0, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो टीयू में -6 का एडिशन हो रहा है तो -6। ये देखो ना, 50 में अगर मैं प्लस कर दूं, ऐड तो कर ही रहा हूं -6, तो 44 ही तो आएगा, कोई दिक्कत। तो डेफिनेशन ये रही, इट इज द एडिशन, ये एडिशन है किसमें, टोटल यूटिलिटी में, इट इज द एडिशन टू टीयू आफ्टर कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इट इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, इसे एडिशनल सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये देखो, 0 से 1, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना है, 20, यही तो एमयू है। 1 से 2, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद एडिशनल सेटिस्फैक्शन, पहले 20 था अब 36 हो गया तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन 16 है, यही एमयू है। फिर 2 से 3, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद 36 से 46, एडिशनल सेटिस्फैक्शन 10 है, यही एमयू है। तो एमयू को एडिशनल सेटिस्फैक्शन भी कहा जा रहा है। देखो एमयू हमेशा कम 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 होता जा रहा होगा, दिख रहा है, यही लॉ ऑफ डीएमयू है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होते रहेगी। कोई दिक्कत? तो आपने इतना भी समझ लिया। एक और चीज कहता है एमयू को, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। देखो 1 से टोटल कितना मिला था, 20, 2 से टोटल कितना हो गया, 36, तो दूसरी यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 16, वही तो एमयू है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का एक और मतलब होता है, एमयू का एक और डेफिनेशन है, यूटिलिटी डिराइव्ड, जो आपको यूटिलिटी मिली है फ्रॉम सिंगल यूनिट, ये तो पीछे भी लिखा रखा है यार, सिंगल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी एक सिंगल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। तो डेफिनेशन मैंने आपको एमयू की बता दी। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली डेफिनेशन भी आपने लिख ली होगी, वीडियो पॉज करके आप लिख लो। मैं थोड़ा फॉर्मूले आपको समझा देता हूँ, इसको इरेज करते हैं अब ना, तभी फॉर्मूले की तरफ हम लोग जा पाएंगे। इसको कर देता हूँ इरेज अच्छे से, ये देखिए ये इरेज हो गया। समझना एमयू कैसे आया, इसको भी इरेज कर देते हैं। सुनिए, देखो अगर n 7 है
तो n-1 होगा 7 - 1 6। n से छोटा होता है n-1। मानिए ऐसे बुक शेल्फ में किताबें रखी हुई हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 करके एक के ऊपर एक किताबें रखी गई है। तो एक किताब है 10वीं, जिसे मैं n कह रहा हूं, 10th बुक n, तो n-1 इससे ऊपर रही होगी 9वीं बुक 9th। अगर n 10 है तो n-1 9 होगा ना, इसके ऊपर की किताब को 9 कहेंगे। अगर n 15 है तो 14 इसके ऊपर आएगा, नीचे ऊपर, n-1 इसके ऊपर होगा। अगर n 15 है तो n-1 14 होगा। तो mu का फॉर्मूला है TUN - TUN-1। मतलब अगर TUN ये है तो TUN-1 इसके जस्ट ऊपर वाला है। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहा हूं, ये TUN-1 इसके ऊपर, 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 - 0 0। ये TUN है 20, n-1 इसके ऊपर वाला, 20 - 0 20। ये TUN है 36, n-1 ऊपर वाला, 36 में से 20 माइनस करोगे 16। TUN n-1 ऊपर वाला, 46 में से 36 माइनस करोगे 10। 50 में से 46 माइनस करोगे 4। 50 में से 50 माइनस करोगे 0। 44 में से ऊपर वाला माइनस करोगे -6। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इतनी बात समझ पाए। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया। पहला फॉर्मूला mu = TUN - TUN-1। एक और फॉर्मूला है mu = डेल्टा TU अपॉन डेल्टा n। mu = डेल्टा TU अपॉन डेल्टा n। डेल्टा TU का मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, डेल्टा n का मतलब चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये यूनिट्स कंज्यूम्ड है, हाँ, ये क्या है? यूनिट्स कंज्यूम्ड इन्हें कहा जा रहा है। तो देखिए, देखो यहां से यहां देखना जरा, 20 से 36 चेंज इन TU कितना आया? 16। TU में 16 का ही तो चेंज है। और यूनिट्स 1 से 2 कितने का चेंज है? 1। 16 अपॉन 1 16 mu है। TU में फिर से चेंज कितना है? 10। तो अगली बार लगाओगे तो डेल्टा TU है 10। यूनिट्स में कितना चेंज है? 1। चेंज है 1, तो आंसर कितना आएगा? 10। तो सेकंड फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए, दैट इज डेल्टा TU, चेंज इन TU, जो भी चेंज हो रहा होगा TU में, अपॉन में डेल्टा n। क्या डेल्टा n हमेशा, अगर आप बात करोगे, सॉरी इसे डेल्टा n नहीं डेल्टा Q कर देना यार। चेंज इन, ये क्या है? चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो यूनिट्स कंज्यूम करे उसमें चेंज। ये क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। तो क्या आप समझ गए मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है? बहुत शानदार। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी का एक बनाएंगे डायग्राम। ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, mu, और यहां पर क्या आ रहे हैं हमारे? यूनिट्स। दिख रहा है आपको? मार्जिनल यूटिलिटी को देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहीं से निकलेगा। जीरो वाले को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, जीरो को नहीं लेते हैं अब। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होते जा रहा है, शुरुआत में अपने मैक्सिमम पे है, फिर कम हुआ, एक बार जीरो हो गया, फिर तो माइनस में ही चले गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये रहा आपका mu, शुरुआत में अपने मैक्सिमम पे है, डिक्रीज हुआ, यहां पे mu 0 है, यहां पे mu की वैल्यू 0 है, और इसके नीचे mu की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव आ चुकी है। यहां पे दिख रहा है आकाश में नीचे mu की वैल्यू नेगेटिव। यहां पे mu कैसा है? पॉजिटिव में है, लेकिन हो क्या रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लगातार इसकी वैल्यू गिरते जा रही है। तो mu हमेशा गिरता रहेगा, तो इसीलिए कल के दिन एक लॉ आएगा DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो हमेशा डिमिनिश होते जाती है। उम्मीद कर रहा हूं इसके नीचे एक स्टेटमेंट बना के लिख लेना यार, मेरे पास स्पेस नहीं है, बोल रहा हूं। इन द बिगिनिंग mu इज एट इट्स मैक्सिमम, इन द बिगिनिंग mu इज एट इट्स मैक्सिमम, शुरुआत में mu अपने मैक्सिमम पे होता है। देन mu स्टार्ट्स फॉलिंग, mu गिरने लग जाता है। आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स जीरो,
एक समय के बाद ये 0 हो जाता है, देन बिकम्स नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। आज की क्लास का आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम सीधे आगे की तरफ को बढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। यहाँ से सवाल आते हैं कि जब TU ऐसा होता है तो MU कैसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ये देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये रहा सवाल, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन पूछ रहा है। जब भी रिलेशनशिप के सवाल आए, बिजनेस इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर से अगर सवाल आते हैं ऐसे, तो सबसे पहले आपको डायग्राम ही बना के देखना होगा, यहीं से इसकी बातें क्लियर हो जाती हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, टोटल यूटिलिटी लिया गया है यहाँ, मार्जिनल यूटिलिटी लिया गया है यहाँ पे ली गई है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब यूनिट जो आपने कंज्यूम करी है, इस एक्सिस में भी यूनिट्स कंज्यूम्ड ही ली गई हैं। यह है ओरिजिन। TU बनाऊं, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, थोड़ी देर फिर TU। एक काम करना, यहां से एक लाइन खींच लेना है नीचे को, बस 5 मिनट पर खत्म हो रहा है। ये लाइन खींच दे, यहां से सीधी होनी चाहिए लाइन, मेरे से सीधी खींची नहीं खींची पता नहीं, सीधी है क्या। और इस पॉइंट से, इस बिंदु से जोड़ते हुए निकाल देना नीचे को, इसको MU को, मार्जिनल यूटिलिटी को। हो गया इतना। तो यही कहानी है इस पूरे सेक्शन की हमारी, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो कुछ पॉइंट यहां से मैं आपको लिखूंगा और आपको समझना होगा कि क्या है। ये देखिए, आप 3 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डायग्राम से दिखेगा भी। यहां पर देखिए, इसको छठा यूनिट मान ले रहा हूं। कौन सा यूनिट? यहां पे यूनिट कंज्यूम 1 2 3 4 5 6 जो भी है। अच्छा, छठा नहीं मानो, अपने उसके अनुसार मान लूं, 5वां यूनिट मानो इसे। अगर आप अपने शेड्यूल में जाके देखेंगे तो 5वें यूनिट पर MU 0 था। कौन से यूनिट पे MU 0 था? 5th यूनिट पे MU 0 था, वहीं से मैं लाया हूं। 5th यूनिट पे आपका जो शेड्यूल पहले बनाया था उसमें MU 0 था। तो मैं 3 स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। पहला देखो, यहां से लेकर, इस 0 से लेकर 5वें यूनिट तक MU कब ऊपर ही तो है या नहीं है? तो ऊपर होने का मतलब MU पॉजिटिव है, हालांकि गिर रहा है। तो जब तक MU पॉजिटिव है, जब तक MU क्या है, इस लाइन से इधर, इधर, इस लाइन से इधर, तब तक TU बढ़ रहा है। कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। तब तक TU बढ़ रहा है। एक तो जब तक MU पॉजिटिव होता है तब तक TU बढ़ता है, और साथ में थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी। तब तक TU बढ़ता है, अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है, और थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी हो जाता है। तो मैं लिखूं इस बात को, टिल MU इज पॉजिटिव, जब तक MU कैसा है, पॉजिटिव, TU इंक्रीजेस, TU बढ़ता है। एट कौन सा रेट? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ गई? रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है शायद। रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड फॉर अ वाइल रिमेन कांस्टेंट। यहां पे एक सवाल गलत होने की शंका होती है, उसको समझ लेना। आप ऐसा करो, यहां से उठा के इसे यहां तक अंडरलाइन कर दो बस। क्यों, अभी बताऊंगा। अपने अपने नोट्स में अपने तरीके से लिख लेना। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जब तक MU पॉजिटिव है यहां तक, अप टू 5th यूनिट, 5वें यूनिट तक। ऐसी कथा कहां तक हो रही है?
5वीं यूनिट तक, 5th यूनिट तक mu है पॉजिटिव और tu डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा और अपने मैक्सिमम पे, यही तो मैक्सिमम है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा और थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा। ये सब 5वीं यूनिट से पहले पहले हो तो गया। तो ये कहानी मैंने लिखी, टिल mu इज पॉजिटिव, जब तक mu पॉजिटिव है tu इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट पे भी पहुंचता है tu अपने, और फॉर अ वाइल रिमेन कांस्टेंट भी रहता है। 99% किताबें एक ही चीज लिखती है कि जब तक mu पॉजिटिव है, क्या है, तब तक tu बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, यहीं तक। तो अगर एग्जाम में सवाल आया ना कि क्या जब mu पॉजिटिव होता है तब tu डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, तो आप लिखाना हाँ, तब tu डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ये विवाद मत करना कि भैया सिर्फ डिक्रीजिंग रेट से थोड़ी बढ़ता है, इसमें तो वो मैक्सिमम पहुंचने के साथ साथ कांस्टेंट भी रहता है, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है मानते हुए आंसर टिक मारा ना। आजकल आ रहे हैं ना सवाल, 2 स्टेटमेंट देता है, बोलेगा इनमें से tu mu के बीच का कौन सा रिलेशन सही है। तो अगर पहला ऑप्शन आया कि जब तक mu पॉजिटिव है तब तक tu बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, तो आप बोलो डिक्रीजिंग रेट से, तो आप बोलोगे हाँ सही है। ये मत बोल लेना गलत है, बच्चा कहीं ज्यादा दिमाग लगा देगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बढ़ता तो था लेकिन मैक्सिमम पहुंचने के साथ साथ थोड़ी देर कांस्टेंट भी रहता था। ऐसा नहीं सोचना प्लीज। क्या सोचना है, हाँ जब तक mu पॉजिटिव है तब तक tu डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो आप बोलोगे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है। इसीलिए अंडरलाइन कर दिया यहां तक, क्योंकि इसी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा किताबें इसी पे बात करती है। नंबर 2, जब tu अपने मैक्सिमम पे है, कहां पे है, tu मैक्सिमम पे है, तब mu अपने 0 पे है। When tu is at its maximum, जब tu कहां पे है, mu is 0। mu कहां पे है तब, 0 पर है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटिटी भी कहते हैं। इस पॉइंट को जब tu अपने मैक्सिमम पे हो और mu 0 पे हो तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ SATIETY, सेटिटी। इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आप बोलोगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहीं से बता देते, mu को क्यों लेना है। अगर आप पिछले शेड्यूल को उठा के देखो पीछे, इसके बाद तो mu माइनस में चले जाएगा ना, और अगर mu माइनस में चले जाएगा तो tu इसके बाद गिरना शुरू कर देगा, तो यही मैक्सिमम पॉइंट है। इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं, क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेटिटी। इसके साथ साथ इसी पॉइंट को एक तो इसे कहा पॉइंट ऑफ सेटिटी, दूसरा इसे सैचुरेशन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिख लेना यार, अगर कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे तो मैं लिख भी देता हूं। पॉइंट ऑफ सेटिटी के साथ साथ इसे सैचुरेशन पॉइंट का नाम भी दिया जाता है। दोनों का मतलब सेम है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या वो वाला पॉइंट जहां पे tu अपने मैक्सिमम पे है और mu 0 है। कुछ नहीं दिख रहा, पॉइंट ऑफ भी नहीं दिख रहा, पॉइंट ऑफ सेटिटी लिखा है। और tu, अच्छा ये नहीं दिख रहा सैचुरेशन पॉइंट, ये नहीं दिख रहा पॉइंट ऑफ, तो कोई बात नहीं, आप लोग लिख लो, एरो खींचा, एरो के बाद मैं लिखा पॉइंट ऑफ सेटिटी, POINT, पॉइंट ऑफ SATIETY, और बना के लिखा सैचुरेशन पॉइंट, भी इसी को कहते हैं। ये तो दिख रहा होगा, ठीक है, समझा दिया मैंने। नंबर 3 और आखिरी, when tu falls, सामने दिख रहा है आपको, when tu, जब tu गिरना शुरू करता है mu becomes negative। mu कैसा हो जाता है, becomes negative। और ये देख लीजिए, 3 के 3 समझ में आ गए होंगे। पहला उल्टा लेता हूं अब, सीधा नहीं। जब tu डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, कौन से रेट से,
तब mu पॉजिटिव है। जब tu अपने मैक्सिमम पे है mu 0 है। जब tu फॉल करना शुरू करा तो mu नेगेटिव बन गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी चीज़ें मैं आपको आज बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया। तमाम चीज़ें लिखिए, समझिए, दिमाग में याद करिए इन्हें, और प्रॉपर PDF आपको इसके मिलेंगे। थोड़ी सी मैं चीज़ों को आगे बढ़ा सकूं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है उस पर भी दिमाग लगाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहिए, सभी चीज़ें होती रहेंगी। किसी की कोई क्वेरी है तो वो भी मुझे बताए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे करें, वैसा कैसे करें। जो भी है आप मेरे को बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।